व्हाट्सअप गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज के बारे में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज को जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज को अगर हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो इसको हम 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये जो है रॉ मटेरियल के तौर पे प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्री, ये सभी जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है मिनरल ओर जो होते हैं उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए भी कारगर होते हैं, दूसरे के लिए भी हेल्पफुल होते हैं एज ए रॉ मटेरियल। एंड वन प्रोडक्ट्स इज आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर। जैसे आयरन ओर है, इसके थ्रू जो है आयरन बनता है और इसका यूज हम जो है रॉ मटेरियल के तौर पर जो है कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कर सकते हैं। जैसे हैवी मशीनरी एंड बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस, ये सभी चीज़ें जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो है आते हैं। और थर्ड पॉइंट है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, जो सी और ओशियन के रॉ मटेरियल हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इसको जो है रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, ये दोनों जो है प्रोसेस जो है एक्टिविटी जो है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। और फोर्थ पॉइंट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। मीन्स जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस हैं, उसको जो है यूटिलाइज करते हैं एज रॉ मटेरियल। और कुछ इंडस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड, जैसे पल्प एंड पेपर एंड फार्मास्यूटिकल एंड फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ये सभी जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज। चलिए अब साइज के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर लेते हैं। साइज रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यहाँ पे साइज का मतलब जो है किसी बिग इंडस्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्रीज से नहीं है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जो है साइज का रिलेशन है। मीन्स अगर आपका जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपका बोल सकते हैं लार्ज साइज, या फिर कम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हम स्मॉल साइज बोल सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे साइज का जो है प्रेफरेंस दिया गया है, साइज का रेफरेंस दिया गया है। एंड द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स यहाँ पे कितने लोग जो है एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे कितने जो लेबर्स हैं, पीपुल हैं जो काम करते हैं, और कितना इसका प्रोडक्शन का रेशियो है, कितना वॉल्यूम है। एंड क्लासीफाई इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसका क्लासिफिकेशन जो है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पर कर सकते हैं। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड बाय आर्टिसियन। जैसे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं होम पर, जो है आर्टिस्ट द्वारा जो है खुद हैंड से जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की मशीनरी का जो है यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, और बास्केट वीविंग, पॉटरी हो गया, अदर जो है हैंडक्राफ्ट हैं, ये सभी जो है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो है आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है यूज ए लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड। जैसे हमने आप पहले ही आपको बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो है कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल जो है वहाँ पे लेस अमाउंट होता है, और जो टेक्नोलॉजी भी है वो लेस यूज होती है। ये सभी दोनों जो पॉइंट है, ये जिस भी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैटेगरी में रखेंगे। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो जो है लार्ज वॉल्यूम में जो है प्रोडक्शन करता है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी लार्ज यूज करते हैं, हाई मशीनरी यूज करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो है सुपीरियर होती है।
सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर हैवी मशीनरी जो है ये सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलिए अब बात करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ नीचे दिए हुए हैं 4 पार्ट में इसको जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स इसका जो है ऑपरेशन जो है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है। सेकेंड है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये जो है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों जो है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो पहला हमने बात किया है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे जो है ओन्ड और ऑपरेटेड बाय है इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट और इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और फोर्थ पॉइंट है ऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है ओन और ऑपरेट किए जाते हैं प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो होते हैं सप्लायर प्रोड्यूसर होते हैं रॉ मटेरियल के, उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वर्कर्स और बोथ, या फिर वर्कर द्वारा या फिर दोनों के द्वारा। जैसे हो गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या फिर सुधा डेयरी, ये जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के जो है एग्जाम्पल हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मीन्स कोई भी इंडस्ट्री जो है अगर हम उसका लोकेशन कैसे तय करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए। मीन्स जो है वहाँ पे ये चीज़ें जो है एक फिक्स्ड चीज़ें बनानी, एक लिस्ट बनाएंगे। अगर आप कोई काम करने जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पे अप्रोप्रिएट चाहिए। तो अगर एक हमें इंडस्ट्रीज को जो है लोकेट करना है, लोकेशन करना है, कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे इसमें पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल। इसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी वहाँ, और लैंड, वाटर, लेबर, पावर, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होगी या फिर कोयला, इस तरह के पावर वहाँ पे हमें मिलेंगे। एंड कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मार्केट। ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं काफ़ी बड़ी जो है इम्पोर्टेंस दे सकती हैं एक इंडस्ट्रीज को। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो एक लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज आर यूजुअली लोकेटेड एट एरिया वेयर दीज आर इजिली अवेलेबल। मीन्स जो ऊपर ये सभी रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर हमें कोई भी इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश करना है। गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक सब्सिडीज, पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। तो यही सभी कारण है। जैसे एक सबसे बड़ी रीज़न है बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज लोकेट करने का, कि वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी जो है हो जाती है। और कई प्रकार की, जैसे आपको पॉल्यूशन का जो है प्रॉब्लम जो है वहाँ पे कम हो जाता है। फिर वहाँ पे जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी जो है एक अप्रोप्रिएट जगह पे जो है आप सप्लाई, और उसका जो है यूटिलाइजेशन किसी भी प्रकार से हम। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टेन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सिटी। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट जो है वह एक टाउन और सिटी में डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है काफ़ी ज़्यादा असर किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हम एक वैल्यू देंगे इसलिए क्योंकि ये जो टाउन और सिटी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के बारे में। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इस 3 स्टेप हैं बेसिकली। इसमें हम इनपुट करेंगे। इनपुट में बेसिकली रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें जो है इनपुट्स में हम क्या जो है इंडस्ट्रीज को जो गाइड कर रहे हैं उसे हम इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं। एंड प्रोसेस मीन्स कि उस इंडस्ट्री में हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल को जो है हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के
कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हम बोलेंगे प्रोसेसिंग हो रही है इस चीज़ की। थर्ड पॉइंट है आउटपुट। आउटपुट मीन्स इंड प्रोडक्ट्स क्या मिल रहा है हमें, इनकम जैसे हो गया, इनकम क्या मिल रहा है मुझे वहाँ से। ये हमारे 3 स्टेप हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम के। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, मीन्स हम किस रीजन में जो है इंडस्ट्री को इमर्ज करें, यहाँ पे लगाना है, कब करें इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर। मीन्स कि अगर हम इंडस्ट्रीज को जो है एक क्लोज में, मीन्स कई सारी इंडस्ट्रीज को एक क्लोज जो है हम सेटअप करें, तो क्या जो है क्लोजनेस का जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कि काफ़ी इंडस्ट्रीज को जो है इसका जो है फ़ायदा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम एक क्लोजनेस लाएं इंडस्ट्रीज में, काफ़ी इंडस्ट्रीज एक जगह लगाएं, इससे जो है काफ़ी रॉ मटेरियल एक साथ आ सके, एक साथ पावर आपको मिल सकेगी, लेबर हो जाएंगे, ये सभी चीज़ें। एंड जो बेसिकली एक रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ये सभी जो है वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रियल रीजन्स, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। एंड दे आर लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया, जो बेसिकली टेम्परेट एरिया एंड नियर सी पोर्ट, सी पोर्ट के नियर ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होगी, स्पेशली कोल फील्ड, और स्पेशली कोल फील्ड के आसपास, ताकि जो हमें पावर मिल सके। एंड नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल जो रीजन है इंडिया में कौन कौन से हैं, बेसिकली मुंबई पुणे क्लस्टर, बंगलौर तमिलनाडु रीजन एंड हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन एंड छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट एंड गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया। इंडिया में सब जो है एक इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जो है हैं। और अब हम अगर बात करें मेजर इंडस्ट्रीज के वर्ल्ड में, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसका लोकेशन, मेजर लोकेशन जो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया में है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो फोकस्ड है बेसिकली इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इन सभी जगह पे है। और जो मेजर हब्स है, मीन्स ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, सिलिकॉन वैली है सेंट्रल कैलिफोर्निया में। एंड इंडिया में बेंगलोर है, बेंगलोर रीजन जो है ज़्यादा एक तरह से सॉफ्टवेयर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, और इसलिए वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटअप है सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के लिए बेंगलोर इंडिया में ये ज़्यादा चर्चित है। आगे बात करते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल जानेंगे। ये जो फीडर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि जिस इंडस्ट्रीज के जो है वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर जो बोल सकते हैं हम कि उसकी जो है प्रोडक्ट्स जो है दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए काम आए, उसे हम फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आर यूज एज रॉ मटेरियल, जिसके प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए। इनपुट फॉर द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्रीज के लिए मीन्स स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जो बेसिकली रॉ मटेरियल के तौर पे आयरन ओर होते हैं, कोयला एंड लाइमस्टोन along with लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जो है इनपुट इनपुट कैटेगरी में आते हैं। और इसके प्रोसेस के कैटेगरी में बात करें तो ये लोग जो है कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील, तो ये लोग जो है आयरन और स्टील में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कई प्रकार के स्टेजेस जो है इन्वॉल्व रहते हैं। रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इज अंडरगोज स्मेल्टिंग एंड देन रिफाइंड। इस जो प्रोसेस है स्मेल्टिंग और रिफाइन का, इसमें जो है कई प्रकार के स्टेज में इन्वॉल्व रहते हैं स्टील बनाने की प्रक्रिया में, इसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे आउटपुट के बारे में कि आउटपुट क्या मिलता है इस इंडस्ट्री से। मे बी ऑब्टेन स्टील, मीन्स इस इंडस्ट्री से जो है हमें स्टील मिलता है, एंड मे बी यूज बाय अदर इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल, और इस स्टील का जो है अलग इंडस्ट्रीज जो है यूज कर सकते हैं, मान लीजिए वायर बनाने के लिए और सारी चीज़ें। तो जो मीन्स आयरन स्टील इंडस्ट्री है एक फीडर इंडस्ट्री है, एक फैक्ट है, मतलब कि इसके जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आउटपुट्स होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर काम करते हैं। एंड अगर हम बात करें स्टील का, तो टफ कैन इजिली बी शेप्ड, इजिली उसको शेप्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशली एलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर को ऐड करके जो है हम आसानी से बना।
एंड इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स की बात करें तो भिलाई, दुर्गापुर, पूरनपुर, जमशेदपुर, काकोरकेला, बोकारो, ये सभी जगह जो है रीजन स्प्लिट हैं ओवर 4 स्टेट में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती, विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड सेलम इन तमिलनाडु। ये सभी जो लोकेशंस है वह स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जमशेदपुर की बात करते हैं। जमशेदपुर की काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है, वहाँ के बारे में बात करते हैं। बिफोर 1947 ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसे हम टिस्को बोलते हैं। 1947 से पहले सिर्फ एक ही आयरन स्टील प्लांट सा मीन्स इंडस्ट्री था, वाज प्राइवेटली ओन्ड, जो एक प्राइवेट पर्सन के जो है हाथ में था, प्राइवेट था। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील। इंडिपेंडेंट के बाद जो है गवर्नमेंट द्वारा एक मुहिम चलाया गया कि आयरन स्टील जो प्लांट्स हैं मीन्स इंडस्ट्रीज हैं उसको सेट करने का। इसको स्टार्ट इन 1907 में जो है सक्ची में जो है टिस्को का जो है स्टार्ट हुआ, इस इंडस्ट्री को जो सेटअप किया गया नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुब्रनरेखा के जो है कॉन्फ्लुएंस में जो है रिवर के कॉन्फ्लुएंस में नियर में जो है इसको जो इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया गया। और करकई इन झारखंड, और करकई जो था झारखंड, और सुबर्णरेखा ये दोनों जो रिवर हैं इनके नियर जो है इसको को जो है सेटअप किया गया। लेटर सक्छई वाज रीनेम एज जमशेदपुर, बाद में इसका नाम जो है बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। तो ये उसकी जो है हिस्ट्री थी, इसको रिमेम्बर करिएगा, आप याद रखिएगा। एंड बेनिफिट ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस का जो है बेनिफिट ऑफ द प्लेस, इस प्लेस का बेनिफिट क्या था, जमशेदपुर में ही क्यों इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। यार पहला रीजन है ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर, इसकी सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था जो है बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से, इसे जो है ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मदद मिल जाता था। तो पहला रीजन ये है। एंड क्लोज टू द आयरन ओर, कोयला एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज कोलकाता विच प्रोवाइड ए लार्ज मार्केट, मीन्स जो आयरन ओर और जो कोयला इन सभी का जो डिपॉजिट था उसके नियर था, क्लोज था, और कोलकाता से भी नियर था, जिससे जो है शिप से जो है काफ़ी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट हो सकती थी, लार्ज मार्केट लगती हैं वहाँ पे। एंड टिस्को गेट कोयला फ्रॉम झरिया कोलफील्ड, झरिया कोलफील्ड से जो है इसको कोयला लेता था। एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो ये सभी जो लोकेशन सभी मिनरल्स की और काफ़ी टिस्को के काफ़ी नज़दीक था, इस वजह से काफ़ी बेनिफिट हुआ कि हम जमशेदपुर में जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। एंड करकई एंड सुबर्णरेखा रिवर इंश्योर सफिशियंट वाटर सप्लाई, ये दोनों जो रिवर हैं वो सफिशियंट अमाउंट में जो है वाटर सप्लाई कर सकती थी, वहाँ से मिल सकता था। इस ये भी एक रीज़न है वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडुकेट कैपिटल फॉर लेटर डेवलपमेंट, इसके बाद जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसके तहत एक एडुकेट अमाउंट में कैपिटल जो है दिया गया टिस्को को उसके डेवलपमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पिट्सबर्ग की, इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए का। एंड लोकेशनल एडवांटेज जो है काफ़ी इसको ज़्यादा मिलता है पिट्सबर्ग को, जैसे रॉ मटेरियल कोयला हो गया और जो है लोकली अवेलेबल हो जाता है। एंड व्हाइल आयरन ओर कम फ्रॉम आयरन माइन एट माइनेस्टो, जो आयरन ओर है आयरन माइन से जो है मिल जाता है। एंड अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर जो है एक बेस्ट जो है रूट है शिपिंग का, जो चिपली हो जाता है। एंड द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे लाई बिटवीन दीज माइन, और इस माइन की बिटवीन में जो है एक ग्रेट लेक है जो जिससे जो है वाटर की जो सप्लाई हो जाती है। एंड पिट्सबर्ग ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग एरिया ओहिया, और जो पिट्सबर्ग ट्रेन्स हैं कैरी करते हैं ओर्स को ग्रेट लेक्स से जो पिट्सबर्ग एरिया ओहियो तक। एंड मोनोगेहो एंड एलोगेनी रिवर जो है प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई, मोनोगेलो एंड एलोगेनी जो है रिवर एडुकेट अमाउंट में जो है वाटर सप्लाई कर सकते हैं। एंड फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट, और जो स्टील होते हैं
उसको जो है हम लैंड और वाटर दोनों वे से, दोनों मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो है हम सप्लाई कर सकते हैं। एंड पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्रीज। पिट्सबर्ग एरिया में जो है काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं दैट यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल, जो है स्टील को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं रेल रोल इक्विपमेंट में, हैवी मशीनरी में, रेल्स में। एंड उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट, मीन्स जो क्लॉथ है उसकी बुनाई यार्न से जो है एंशियंट हमारा जो है कला है, एंशियंट आर्ट है। जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ये सभी जो है क्लॉथ मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, मीन्स जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं उसकी बेसिस पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर हो गया, फाइबर जो है कई प्रकार के होते हैं। फाइबर जो है बेसिकली हम नेचुरल और मैनमेड दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल फाइबर जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट, मीन्स ये सभी चीज़ें जो हैं इनसे जो फाइबर ऑब्टेन होते हैं उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। एंड जो मैन मेड फाइबर होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेलिन, रेयॉन, ये सभी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, ये सभी जो है ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज हैं मतलब वर्ल्ड में। एंड टिल द इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी, मीन्स 18th सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉटन क्लॉथ वेयर मेड यूजुअली हैंड स्पाइनिंग टेक्नोलॉजी, जो मीन्स व्हील का जो हैंड स्पाइनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कॉटन क्लॉथ जो है बनता था। एंड लूम्स इन 18th सेंचुरी, पावर लूम्स फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 18th सेंचुरी में जो है पावर लूम्स जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है डेवलपमेंट का काम किया। एंड फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पहले जो है ब्रिटेन में इस चीज़ का जो है उपयोग हुआ और बाद में पूरी दुनिया जो है इस चीज़ की उपयोग करने लगी। पावर लूम्स फैसिलिटीज की जो कि काफ़ी अच्छा एक योगदान रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एंड इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया है, चाइना, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। अहमदाबाद की बात करते हैं जो कि इंडिया में है, लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, साबरमती रिवर के जो है पास में जो है लोकेट करता है अहमदाबाद। फर्स्ट मिल यहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी 1859 में। एंड सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है इंडिया का। एंड फॉलोइंग मुंबई रेफरेंस टू मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई को जो है एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया माना जाता है। सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, जो है कॉटन ग्रोइंग एरिया के काफ़ी क्लोज जो है सेटअप किया गया है ताकि जो है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है इजिली हो सके। एंड आइडियल कंडीशन फॉर स्पाइनिंग एंड वीविंग, बुनाई के लिए, स्पाइनिंग के लिए जो है काफ़ी आइडियल क्लाइमेट भी वहाँ का रहता है। एंड फ्लैट टेरेन एंड easy availability of land and make it suitable establishment for mills, मिल्स है वहाँ पे, इंडस्ट्रीज है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी, फ्लैट टेरेंस मीन्स सुखाने की जो कॉटन है, इन सभी के लिए जो है काफ़ी अच्छा सुटेबल जो है इन्वायरमेंट है। एंड प्रोवाइड बोथ स्किल एंड सेमी स्किल्ड लेबर, वहाँ पे जो है स्किल और सेमी स्किल लेबर दोनों की जो है अवेलेबिलिटी है। एंड वेल डेवलप्ड रोड, वहाँ के रोड जो है वेल डेवलप्ड, रेलवे नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो है काफ़ी अच्छा मदद मिल जाता है। और एंड आल्सो प्रोवाइड इजी एक्सेस टू मार्केट, और मार्केट के लिए भी जो है इजिली जो है एक्सेसिबल है। एंड मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जो मुंबई पोर्ट है नियर एंड वो जो है फैसिलिटेट करता है मशीनरी के इम्पोर्ट के लिए और कॉटन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के लिए। इशू इन अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, जो इशू है अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में, सेवरल टेक्सटाइल मिल डाउन ड्यू टू इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री, मीन्स जो न्यू टेक्सटाइल सेंटर कंट्री में होने की वजह से जो है कुछ जो है इंडस्ट्रीज हैं वो क्लोज हो गए हैं। एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी, और दूसरा जो मुख्य कारण है जो अपग्रेड नहीं हुआ है मशीन जो है वहाँ, टेक्नोलॉजी इन द मिल ऑफ अहमदाबाद, इस ये रीज़न है बेसिकली जो है वहाँ पे कुछ इशूज हैं जो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ओसाका की, जो कि बेसिकली जापान में है, इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान, ऑल्सो नोन मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिसे जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। जोग्राफिकल फैक्टर फैसिलिटेटिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका, मीन्स जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वहाँ के
वह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो है काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। एंड एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका, एक एक्सटेंसिव प्लेन है, एरिया है खाली, जो ओसाका इंश्योर दैट लैंड आर इजिली अवेलेबल, जिसकी वजह से लैंड जो है इजिली अवेलेबल है कॉटन मिल्स के ग्रोथ के लिए। एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वहाँ का वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि काफ़ी फेवरेबल है स्पाइनिंग और वीविंग के लिए। एंड रिवर योदा जो प्रोवाइड करता है सफिशिएंट अमाउंट में वाटर, जो मील के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और लेबर जो है काफ़ी इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ कॉटन, जो लोकेशन ऑफ पोर्ट है फैसिलिटेट करता है रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के लिए, और टेक्सटाइल मटेरियल जो आउटपुट्स होते हैं उसके एक्सपोर्टिंग के लिए। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज The textile industry at Osaka depends completely upon important raw material. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका का वो जो है टोटली इम्पोर्ट रहता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं उस पर। कॉटन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए। कॉटन बेसिकली ओसाका में जो इम्पोर्ट होता है वो इजिप्ट, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, चाइना, यूएसए से होता है। द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्रोडक्ट्स। इसका जो है मार्केट काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है और प्राइस होते हैं कम होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।